आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे पॉलिटी चैप्टर 3 फंडामेंटल राइट्स से चल रहा है। फंडामेंटल राइट्स ये लेक्चर 3 है। इसमें हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 13 और बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन। ये इसके पहले वाला लेक्चर जो था वो पार्ट 1 था और ये पार्ट 2 है। ठीक है, हमने पिछले लेक्चर में क्या देखा? हमने देखा आर्टिकल 13। क्या देखा? आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 क्या कहता है? आर्टिकल 13 कहने का मतलब है कि वो क्या करता है। आर्टिकल 13 क्लॉज 1 का कहने का मतलब है कि जो भी कानून या जो भी ऐसे कानून जो कि फंडामेंटल राइट्स को क्या करता है, फंडामेंटल राइट्स को इन फंडामेंटल राइट्स में इनकन्सिस्टेंसी को प्रूव करता है या फिर फंडामेंटल राइट्स के साथ क्या है वो इनकन्सिस्टेंट है, उस लॉ को क्या कर दिया जाएगा? नल या वॉइड कर दिया जाएगा। ये कब की बात है? आर्टिकल 13 क्लॉज 1 कब की बात कर रहा है? ये बात कर रहा है प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ईरा, मीन्स जिस टाइम में कॉन्स्टिट्यूशन अपना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था उस टाइम की बात कर रहा है। लेकिन आर्टिकल 13 क्लॉज 2 क्या कहता है? आर्टिकल 13 क्लॉज 2 ये कहता है कि जो भी नियम बन गया कॉन्स्टिट्यूशन के बाद, अब क्या है, अब कॉन्स्टिट्यूशन के बाद भी जो भी चीज़ें आ रही है वो अगर फंडामेंटल राइट्स के साथ इनकन्सिस्टेंट है तो वो क्या होगा? वो शुरू से ही क्या होगा? वो शुरू से ही नल या वॉइड होगा। अब ये आर्टिकल क्लॉज 1 की बात होगी, क्लॉज 2 की बात होगी और क्लॉज 3 क्या बताता है? क्लॉज 3 कहने का मतलब है आर्टिकल 13 क्लॉज 3 क्या बताता है? आर्टिकल 13 क्लॉज 3 का कहने का मतलब है कि वो क्या कह रहा है कि जो भी लॉ है उसमें से क्या क्या चीज़ें ऐड होगी। जैसे मीन्स लॉ का डेफिनेशन क्या होगा या फिर लॉ में क्या क्या चीज़ें एडेड होगी। जैसे कि लॉ में ऑर्डिनेंस हो गया, ऑर्डर हो गया। हमने पिछले लेक्चर में ये देखा था और उस पिछले लेक्चर वाले में हमने एक नोटिफिकेशन और यूजेज को क्या करेंगे? जोड़ देंगे, क्योंकि नोटिफिकेशन यूजेज उस टाइम में नहीं जोड़ा था। तो एक पिछले लेक्चर के टॉपिक में हम क्या करेंगे? यूजेज और नोटिफिकेशन को ऐड कर देंगे। तो कहने का मतलब है कि ये आर्टिकल 13 क्लॉज 3 क्या कहता है? आर्टिकल 13 क्लॉज 3 कहता है कि जो भी लॉ है उसका क्या डेफिनेशन होना चाहिए या फिर उस लॉ में क्या क्या इंक्लूडेड है। क्या क्या इंक्लूडेड है? ऑर्डिनेंस, उसके बाद रूल्स, रेगुलेशन, कस्टम्स, यूजेज, नोटिफिकेशन, ये सारी चीज़ें आपका आर्टिकल 13 क्लॉज 3 में ये एडेड है। अब हमने पिछले लेक्चर में क्या देखा था? हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि फर्स्ट अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कब हुआ था? 1951 में। 1951 में जब फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ, और हम आज किसके बारे में बात करेंगे? आज हम लोग बात करेंगे 1967, मीन्स लगभग 16 साल बाद की बात करेंगे। ठीक है, तो उस टाइम में क्या था? 1951 में क्या था? 1951 में गवर्नमेंट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा गवर्नमेंट सज्जन सिंह केस में, उसमें क्या कहा? उसमें ये कहा कि क्या कर सकता है पार्लियामेंट, क्या कर सकता है, किसी भी लॉ को, किसी भी फंडामेंटल राइट्स को क्या कर सकता है? अमेंड कर सकता है। ठीक है, जब अमेंड कर सकता है तो क्या हो गया? अमेंडमेंट होना शुरू हो गया। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में क्या हुआ? फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में कुछ चीज़ें ऐड हुई, कुछ चीज़ें डिलीट हुई। तो जब फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो गया तो उस टाइम में क्या हुआ? उस टाइम में फंडामेंटल, जैसे कि हमने एक एग्जांपल में देखा था पिछले लेक्चर में, हमने एक एग्जांपल में देखा था कि क्या हुआ कि राइट टू प्रॉपर्टी हमारा फंडामेंटल अधिकार है। राइट टू प्रॉपर्टी जब फंडामेंटल राइट्स है, अब जब प्रॉपर्टी को क्या करने लगा, जब डिस्ट्रीब्यूट करने लगा एक दूसरे के लोगों में, एक दूसरे के बीच में, तब वहाँ पर क्या हुआ? वहाँ पर केस कर दिया हाई कोर्ट में। और पटना हाई कोर्ट में क्या हुआ? पटना हाई कोर्ट में ये जब चीज़ें पास हुई तो पटना हाई कोर्ट ने क्या करा? पटना हाई कोर्ट ने कहा कि क्या है, फंडामेंटल राइट्स को क्या कर सकते हैं? हम अमेंड कर सकते हैं। और इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने भी माना था कि हाँ चलो क्या कर सकते हैं हम उसको, फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकते हैं। क्योंकि क्यों अमेंड कर सकते हैं? इसलिए अमेंड कर सकते हैं क्योंकि जो आर्टिकल 13 क्लॉज 3 है उसमें क्या है? उसमें अमेंडमेंट वर्ड करके कुछ चीज़ें नहीं लिखी गई है या कुछ चीज़ों को नहीं दर्शाता। इसलिए क्या कर सकते हैं हम? आर्टिकल 13 क्लॉज 3 के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं? हम उसको अमेंडमेंट कर सकते हैं, फंडामेंटल राइट्स को अमेंडमेंट कर सकते हैं। अब आते हैं इस लेक्चर पे। इस लेक्चर में क्या आता है? IC गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस 1967। ये 16 साल के बाद की बात है। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद फिर से क्या हुआ? IC गोलकनाथ ने क्या किया? ये भी क्या था? 700 एकड़ या 800 एकड़ के आसपास इनकी ज़मीन थी। ठीक है, जब इनसे जब गवर्नमेंट ने लैंड एक्विजिशन करने लगा तो इसने क्या किया? इसने फिर से क्वेश्चन रेज किया। कहाँ पर? सुप्रीम कोर्ट में। इसने क्वेश्चन ये रेज किया कि क्या फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकते हैं। फिर से क्वेश्चन ये रेज हुआ
क्या फंडामेंटल राइट्स को क्या कर सकते हैं, अमेंड कर सकते हैं, या फिर क्या फंडामेंटल राइट्स ही सुप्रीम है या फिर डीपीएसपी सुप्रीम है। क्योंकि हमने पिछले लेक्चर में क्या देखा था कि डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स क्या है, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है, ना कि अपोजिट है। मीन्स एक दूसरे के डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स क्या है, इन दोनों एक आपस में क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, ये बात हुई थी। अब यही क्वेश्चन रेज हो रहा है कि क्या फंडामेंटल राइट्स ही सुप्रीम है या फिर डीपीएसपी के बराबर है, ये क्वेश्चन राइज हो रहा है। दूसरा क्वेश्चन क्या राइज हो रहा है, क्या फंडामेंटल राइट्स को क्या कर सकते हैं, हम अमेंड कर सकते हैं। ये कब की बात हो रही है, हमने पिछले लेक्चर में किन ईयर की बात करी, हमने पिछले लेक्चर में बात करा लगभग आपका आई थिंक 1951 की बात करी। ठीक है, लेकिन इस लेक्चर में हम बात कर रहे हैं 1967 की। अब इसमें से कोर्ट ने क्या रिप्लाई किया, द कोर्ट हेल्ड दैट पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स। इस केस में क्या हुआ, इस केस में कोर्ट ने क्या बोला, इस केस में कोर्ट ने बोला कि पार्लियामेंट क्या कर सकता है, पार्लियामेंट किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं कर सकता है। ठीक है, अब ये किस बेसिस पे कोर्ट बात कर रहा है, यहाँ पर कोर्ट किस बेसिस पे बात कर रहा है, एज पर आर्टिकल 13 क्लॉज 3। आर्टिकल 13 क्लॉज 3 में क्या लिखा हुआ है, लॉ मीन्स अमेंडमेंट। मीन्स ये चीज़ें लिखी हुई नहीं है, ये चीज़ें लिखी हुई नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन इसको क्या कर दिया गया, इसको इम्प्लाइड क्या कर दिया, इसको इम्प्लाइड कर दिया गया, इसको मतलब इसको उसके साथ मान लिया गया। ये कोर्ट ने क्या किया, कोर्ट ने 1967 आते आते क्या करा, अपने ही जजमेंट के खिलाफ चला गया। पहले उन्होंने क्या किया था, पहले कोर्ट ने क्या किया था, सुप्रीम कोर्ट ने पहले क्या था कि हाँ चलो क्या कर सकते हैं, फंडामेंटल राइट्स को हम क्या कर सकते हैं, अमेंड कर सकते हैं। और किस बेसिस पे इनको ये बताया था, आर्टिकल 13 क्लॉज 3 के बेसिस पे कि क्या है, आर्टिकल 13 क्लॉज 3 में कुछ भी चीज़ें एडेड नहीं है, अमेंडमेंट वर्ड करके कुछ भी उसमें ऐड नहीं है, तो क्या कर सकते हैं हम उसको क्या कर सकते हैं, अमेंड कर सकते हैं। लेकिन कोर्ट ने 1967 में क्या रिप्लाई किया, 1967 में क्या करा कि हम क्या कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड नहीं कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड नहीं कर सकते हैं या फिर फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं कर सकते हैं। क्यों अमेंड नहीं कर सकते, क्योंकि ये अमेंडमेंट जो है, अमेंडमेंट वर्ड उसमें क्या क्या गया है, एज पर आर्टिकल 13 क्लॉज 3 लॉ मीन्स अमेंडमेंट। यहाँ पर क्या मान लिया गया, यहाँ पर मान लिया गया कि ये अमेंडमेंट वर्ड भी उस लॉ में इंक्लूडेड है। मीन्स आर्टिकल 13 क्लॉज 3 में अमेंडमेंट वर्ड भी इंक्लूडेड। इस बात को क्या कर, इस बात को लिखा हुआ नहीं है ये, लेकिन इस बात को क्या कर दिया गया, इस बात को मान लिया गया। अमेंडमेंट पावर इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। अब क्या था उस टाइम पे, क्या था 1951 में क्या था, 1951 में क्या था कि कुछ नियम को, जैसे कि ये नियम को जुडिशियल मीन्स जमीन एक्वाइजेशन वाली, लैंड एक्वाइजेशन वाली नियम को क्या कर दिया गया था, शेड्यूल 9 में डाल दिया था। किस में डाल दिया था, शेड्यूल 9 में डाल दिया था, जिसके कारण जिसमें क्या कर दिया गया था कि शेड्यूल 9 में क्या ऐसा नियम था कि शेड्यूल 9 बनाने का मतलब ये था कि जो भी नियम उसमें जा रहा है या फिर जो भी आर्टिकल उसमें जा रहा है, उसके ऊपर जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा, जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, लेकिन जैसे ही ये 1967 का केस आया, 1967 में क्या बोल दिया गया कि जो भी अमेंडमेंट है वो जुडिशियल रिव्यू करेगा। जो भी पार्लियामेंट अमेंडमेंट कर रही है या जो पार्लियामेंट ने अमेंडमेंट पहले भी कर रखा है, उसके ऊपर क्या होगा, उसके ऊपर जुडिशियल रिव्यू होगा। ये कहना हुआ 1967 किस केस में, आईसी गोलकनाथ के केस में। अब उसके बाद क्या बोला गया, इसके बाद बोला गया फंडामेंटल राइट्स आर सार्कोसेंट हेंस कैन नॉट बी टेकन अवे। सार्कोसेंट मतलब ये अटल है, ये सत्य है। सार्कोसेंट का क्या मतलब है, सैक्रोसेंट का क्या मतलब है, सैक्रोसेंट का मतलब है ये पवित्र है। ये क्या है, ये पवित्र है, इसलिए इसको क्या कर सकते हैं, फंडामेंटल राइट्स क्या है हमारे लिए, पवित्र है, और इसको क्या कर सकते हैं, इसको टेकन अवे नहीं कर सकते या फिर इसको हटा नहीं सकते। ये कोर्ट ने रिप्लाई किया। उसके बाद क्या किया, द कोर्ट आल्सो हेल्ड दैट आर्टिकल 368 ओनली टॉक्स अबाउट प्रोसीजर। अब देखिए कोर्ट ने इसको किस बेसिस पे बोला कि हम फंडामेंटल राइट्स को क्या कर सकते हैं, अमेंडमेंट नहीं कर सकते हैं। किस बेस पे बोला, आखिर कोर्ट को कुछ ना कुछ तो बेस मिला होगा, या फिर कोर्ट किसी भी आधार पे तो बात कर रहा होगा। ऐसे तो कोर्ट बिना मतलब का बात नहीं कर सकता। ठीक है, तो कोर्ट ने क्या किया, कोर्ट ने 368 का
क्या किया, आधार लिया, 368 का बेस लिया। और आर्टिकल 368 में क्या लिखा हुआ है, आर्टिकल 368 किसके बारे में बात करता है, वो प्रोसीजर के बारे में बात करता है कि अमेंडमेंट कैसे होगा, वो प्रोसीजर के बारे में बात करता है, ना कि कोई पावर के बारे में कि हाँ आपके पास पावर हो गया अमेंडमेंट करने का। ये क्या कर रहा है, आर्टिकल 368 क्या कर रहा है, आर्टिकल 368 आपको प्रोसीजर बता रहा है क्या, किस प्रोसीजर्स के आधार पे हम अमेंडमेंट करेंगे या फिर किस प्रोसीजर से हम अमेंडमेंट कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, ना कि आपको पावर दे दिया कि हाँ आप अमेंडमेंट कीजिए। ठीक है, तो कोर्ट ने क्या बोला, कोर्ट ने इसी आधार पे बोला कि क्या कर सकते हैं आप, पार्लियामेंट अमेंडमेंट नहीं कर सकता कोई भी फंडामेंटल राइट्स का। ठीक है, ये बात होगी आपका, ये बात होगी आपके कोर्ट ने 1967 में ये बात कर दी। हैंस दिस जजमेंट वाज इम्प्लीमेंटेड प्रोस्पेक्टिवली। प्रोस्पेक्टिवली कहने का मतलब है कि जब से ये नियम पास हुआ उसी टाइम से शुरू हुआ, मीन्स फ्यूचर के टाइम पे, मीन्स अब उसके बाद जो नियम बनेगी वो उसी के आधार पे बनेगी या फिर उसी के आधार पे काम होएगी। तो ये प्रोस्पेक्टिवली उसी तरीके से जजमेंट पास हो गया। ठीक है, अब आर्टिकल 368 के बारे में थोड़ा हम बात कर लें। तो आर्टिकल, हमने पिछले लेक्चर में भी आर्टिकल 368 के बारे में बात करा था कि आर्टिकल 368 क्या कहता है, आर्टिकल 368 प्रोसीजर बता रहा है कि हम अगर मान लिया जाए कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी चीज़ को अमेंड करेंगे या अमेंड करने के लिए सोच रहे हैं तो हम किस प्रोसीजर से जाएंगे ताकि वो अमेंड हो जाए, ना कि किसी भी लेजिस्लेचर को या किसी भी जुडिशरी को क्या कर रहा है, पावर दे रहा है कि आप अमेंडमेंट करो। ठीक है, इसलिए आर्टिकल 368 इंपॉर्टेंट है। कोर्ट ने इसी को आधार मान करके, इसी को बेस मान करके क्या कर दिया, इस बात को लेकर के कोर्ट ने क्या कर दिया, उस जजमेंट को चेंज कर दिया। और कोर्ट ने क्या रिप्लाई किया, फंडामेंटल राइट्स को क्या कर सकते हैं, हम अमेंड नहीं कर सकते या फिर पार्लियामेंट अमेंड नहीं कर सकता। उसके बाद फिर क्या कर दिया, उसके बाद जुडिशियल रिव्यू भी कर सकता है। उसके बाद कोर्ट क्या कर सकता है, जुडिशियल रिव्यू भी कर सकता है, जो भी अमेंडमेंट हो गया या जो भी अमेंडमेंट होने वाला है, जो भी नियम आ रहा है। क्योंकि शेड्यूल 9 में क्या बोला गया था, शेड्यूल 9 में बोला गया था कि आप जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकते। तो ये वहाँ पर क्या सवाल उठ गया था, वहाँ पर सवाल उठ गया था आपका चेक एंड बैलेंस का, कि क्या चेक एंड बैलेंस हो पाएगा अगर जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। जहाँ पर भी जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा तो वो किस तरफ जाएगा, वो सरकार जाएगा आपका डिक्टेटरशिप की तरफ। मीन्स सरकार का या पार्लियामेंट का अपना मन हो जाएगा, लेजिस्लेचर का अपना मन हो जाएगा कि वो कुछ भी कर सकता है या फिर वो कुछ भी नियम बना करके पास करेगा। ठीक है, लेकिन जैसे ही 1967 में ये बातें हुई, उस टाइम में क्या हो गया, उस टाइम में अमेंडमेंट पावर को किसके सब्जेक्ट कर दिया गया, जुडिशियल रिव्यू के। मीन्स जो भी अमेंडमेंट कर रहा है या जो भी पार्लियामेंट अमेंडमेंट करने की सोच रहा है, या फिर जैसे ही चीज़ें बाहर निकल गई, जैसे ही नियम कानून बन गया, तो क्या कर सकता है, उस पर जुडिशरी नज़र रख सकता है ताकि क्या हो सके, चेक एंड बैलेंस अच्छी तरीके से मेंटेन हो सके। ये हो गया आपका कोर्ट का रिप्लाई। लेकिन उस टाइम में सरकार किसकी थी, उस टाइम में सरकार थी कांग्रेस की। और पीएम कौन थी, पीएम थी इंदिरा गांधी। पीएम कौन थी, इंदिरा गांधी। अब इंदिरा गांधी इस बात को मानने वाली नहीं थी, इंदिरा गांधी। और अब इसी के साथ क्या हो गया, इसी के साथ कोर्ट में और सरकार में क्या होने लगा, टसन होने लगा, मीन्स मनमुटाव होने लगा। अब क्या हुआ, अब जब ये चीज़ें पास हो गई, कि हाँ अमेंडमेंट पार्लियामेंट नहीं कर सकता, ये कोर्ट ने बोल दिया कि अमेंडमेंट पार्लियामेंट नहीं कर सकता। लेकिन अब क्या है, अब सरकार क्या चाह रही थी, सरकार उस टाइम में चाह रही थी कि हमें क्या करना है, हमें अमेंडमेंट करना है, हर हाल में अमेंडमेंट करना है, चाहे उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। तो अब इंदिरा गांधी सरकार ने क्या किया, कोर्ट को जवाब दिया। क्या जवाब दिया, रिस्पॉन्स टू इंदिरा गांधी गवर्नमेंट टू द कोर्ट डिसीजन। अब ये जो डिसीजन आया था उसमें इंदिरा गांधी सरकार का क्या रिप्लाई हुआ या फिर क्या रिस्पॉन्स हुआ, उसका रिस्पॉन्स हुआ, इन रिस्पॉन्स टू द IC गोलकनाथ जजमेंट पार्लियामेंट इम्प्लीमेंटेड द 24th अमेंडमेंट एंड 25th अमेंडमेंट। अब देखिए, अब 1951 से लेकर के 1967 तक, पहला अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कब हुआ था, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कब हुआ था, 1951 में। अब जब ये बात 1967 तक आई, तब तक 23 अमेंडमेंट हो चुका था। तब तक क्या हो चुका था, तब तक 23 अमेंडमेंट हो चुका था। मीन्स कहने का मतलब है, और ये जो अमेंडमेंट हुआ IC गोलकनाथ वाला जो अमेंडमेंट हुआ या फिर जो भी केस आया, उसके बाद जो अमेंडमेंट हुआ या फिर उसके बाद जो नियम चेंज हुआ, तो उसमें जो 23 अमेंडमेंट हो चुका था उसको नहीं चेंज किया गया, वो वैसे के वैसे रहा। मीन्स उस टाइम पे ये माना गया
कि चलो जो अमेंडमेंट हो गया उसको रहने देते हैं, अब आगे की तरफ सोचते हैं कि आगे हमें क्या करना है। ठीक है, आगे हमें क्या करना है। उसके बाद सरकार ने क्या किया, इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने क्या किया, जैसे ही कोर्ट का ये डिसीजन आया तो इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने क्या किया कि पार्लियामेंट ने इम्प्लीमेंट किया 24th अमेंडमेंट और 25th अमेंडमेंट। 24th और 25th अमेंडमेंट को क्या कर दिया, इम्प्लीमेंट कर दिया। अब 24th अमेंडमेंट क्या कह रहा है, 24th अमेंडमेंट कह रहा है द वर्ड पावर वॉज एडेड इन आर्टिकल 368 एंड आर्टिकल 368 वॉज मेड म्यूचुअली सेपरेबल फ्रॉम आर्टिकल 13। अब देखिए, अब ये क्या कह रहा है, ये कहने का मतलब है उस टाइम में क्या था, कोर्ट ने तो जवाब दे दिया, कोर्ट ने रिस्पॉन्स कर दिया कि आर्टिकल 368 में क्या लिखा हुआ है, प्रोसीजर लिखा हुआ है, ना कि पावर है कि आप मतलब आर्टिकल 368 किसी को पावर नहीं देता कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को या फंडामेंटल राइट्स को क्या कर सकें, अमेंड कर सकें। वो कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 368 क्या करता है, आर्टिकल 368 आपको एक प्रोसीजर बताता है कि आप इस प्रोसीजर से क्या कर सकते हैं, उन चीज़ों को अमेंड कर सकते हैं या फिर उन चीज़ों को चेंज कर सकते हैं, पावर नहीं देता। लेकिन जैसे ही ये जजमेंट आया उसके बाद सरकार ने क्या किया, उसके बाद सरकार ने 368 में जाकर के 368 में ही अमेंडमेंट कर दिया। क्या अमेंडमेंट कर दिया, और ये क्या था, ये 24th अमेंडमेंट था। 24th अमेंडमेंट ने क्या कर दिया, उसने जहाँ प्रोसीजर लिखा हुआ था उसको हटा करके क्या कर दिया, वहाँ पावर ऐड कर दिया। ठीक है, वो प्रोसीजर को हटा करके क्या कर दिया कि अब क्या होगा, अब प्रोसीजर नहीं होगा, अब क्या होगा, अब पावर हो गया पार्लियामेंट के पास कि वो क्या कर सकता है, अमेंड कर सकता है। उसके बाद आर्टिकल 368 को आर्टिकल 13 से क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया। मीन्स आर्टिकल 368 और आर्टिकल 13 का क्लॉज मान लिया जाए 3। आर्टिकल क्लॉज में 1 2 3 तीनों मान लीजिए, आर्टिकल क्लॉज 1, क्लॉज 2 और क्लॉज 3, ये तीनों में आर्टिकल 13 क्या कहता है, आर्टिकल 13 कहने का मतलब है, आर्टिकल 13 ये कहता है कि ये क्या करता है, ये फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करता है, फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्शन देता है। क्या प्रोटेक्शन देता है, ये क्या करता है, अगर मान लिया जाए अगर कुछ भी चीज़ें इनकन्सिस्टेंट रहा फंडामेंटल राइट्स के साथ, तो वो नियम क्या हो जाएगा, वो लॉ क्या हो जाएगा, वो लॉ पहले से ही नल या वॉइड हो जाएगा। मीन्स बिगनिंग से ही वॉइड हो जाएगा। अब यहाँ पर गवर्नमेंट अगर मान लिया जाए अगर ये दोनों एक साथ होता तो आर्टिकल ये चेंज नहीं कर सकते थे, गवर्नमेंट चेंज नहीं कर सकती। मीन्स आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368 ये दोनों आपस में क्या हो गया, आपस में एक दूसरे को सपोर्ट कर रहा था, एक दूसरे को प्रोटेक्ट कर रहा था। लेकिन अब गवर्नमेंट ने क्या किया, इंदिरा गांधी गवर्नमेंट वांटेड टू इंश्योर दैट फंडामेंटल राइट्स कैन बी अमेंडेड। इंदिरा गांधी की सरकार क्या चाहती थी, फंडामेंटल राइट्स को हम अमेंड कर सके। अब यहाँ क्या हुआ, अब गवर्नमेंट ने क्या किया कि आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368 को सेपरेट कर दिया, आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368 को सेपरेट कर दिया। अब क्या हुआ, अब ना तो इसके साथ इसका कोई रिलेशन है, ना इसके साथ इसका कोई रिलेशन है। अब जब रिलेशन रहा ही नहीं, आर्टिकल 13 तो ऐसे ही खत्म हो गया, आर्टिकल 13 का पावर तो ऐसे ही खत्म हो गया। क्यों पावर खत्म हो गया, क्योंकि अगर फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 13 क्या कहता है, आर्टिकल 13 कहता है कि आप फंडामेंटल राइट्स को क्या कर सकते हैं, अगर कोई भी नियम कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है फंडामेंटल राइट्स के साथ, आप क्या कर सकते हैं, उसको वो फंडामेंटल राइट्स को बचा करके रखता है। मीन्स फंडामेंटल राइट्स को क्या कर रहा है, बचा करके रख रहा है। लेकिन आर्टिकल 368 आर्टिकल 13 को, मीन्स आर्टिकल 13 क्या कर रहा था, इसको बचा रहा था फंडामेंटल राइट्स को। लेकिन अब गवर्नमेंट क्या चाहता है, गवर्नमेंट ने क्या करना चाहता है, गवर्नमेंट चाहता है फंडामेंटल राइट्स में अमेंडमेंट। गवर्नमेंट क्या चाह रहा है, फंडामेंटल राइट्स में अमेंडमेंट चाह रहा है। अब जब गवर्नमेंट फंडामेंटल राइट्स में अमेंडमेंट चाह रहा है तो अब कैसे होगा, अब जब तक आर्टिकल 13 क्योंकि आर्टिकल 13 तो फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट कर रहा है, वो तो अमेंड होने देगा नहीं। जब अमेंड होने नहीं देगा तो गवर्नमेंट ने क्या किया, 24th अमेंडमेंट ला करके क्या किया, उन चीज़ों को आर्टिकल 13 को क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया आर्टिकल 368 से। ठीक है, जब आर्टिकल 368 और आर्टिकल 13 सेपरेट हो गया, अब क्या होगा, अब आर्टिकल 13 को 368 से कोई मतलब नहीं है और आर्टिकल 368 को आर्टिकल 13 से कोई मतलब नहीं। अब क्या कर सकती है, अब सरकार फंडामेंटल राइट्स को आराम से क्या कर सकती है, अमेंड कर सकती है। उसके बाद 25th अमेंडमेंट में क्या हुआ, थ्रू द 25th अमेंडमेंट पार्लियामेंट टूक मोर पावर्स एंड एडेड आर्टिकल 31C टू इम्प्लीमेंट DPSP ओवर द फंडामेंटल राइट्स। 25th अमेंडमेंट देखिए, 24th अमेंडमेंट में क्या किया, गवर्नमेंट ने प्रोसीजर को हटा करके क्या जोड़ दिया, वहाँ पावर जोड़ दिया। उसके बाद क्या कर दिया, 368
आर्टिकल 368 और आर्टिकल 13 को क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया। जब ये दोनों बात होगी, उसके बाद इस तरीके से जब अलग अलग हो गए तो अब आर्टिकल 13 प्रोटेक्ट नहीं कर सकता फंडामेंटल राइट्स को। फंडामेंटल, क्योंकि फंडामेंटल राइट में अगर चेंज हो रहा है तो फिर आर्टिकल 13 का क्या मतलब है। आर्टिकल 13 का यही मतलब है ना कि हाँ वो फंडामेंटल राइट्स को चेंज नहीं होने देगा, या फिर फंडामेंटल राइट्स को अगर कोई भी फंडामेंटल राइट्स के साथ अगर कोई भी नियम इनकन्सिस्टेंट रहा तो वो नियम क्या हो जाएगा, अपने आप नल या वॉइड हो जाएगा। लेकिन अब जब आर्टिकल 13 ही चेंज हो गया या फिर आर्टिकल 13 ही अलग हो गया, तब आर्टिकल 13 तो प्रोटेक्ट नहीं कर सकता फंडामेंटल राइट्स को। अब जब प्रोटेक्ट नहीं कर सकता तो ये क्या कर सकता है, फंडामेंटल राइट्स अमेंड हो सकता है, फंडामेंटल राइट्स अमेंड हो सकता है। अब 25th अमेंडमेंट में क्या हुआ, पार्लियामेंट ने क्या किया, ज़्यादा पावर किसको दे दिया, ज़्यादा पावर दे दिया डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट करने में फंडामेंटल राइट्स के ऊपर। मीन्स डीपीएसपी ज़्यादा पावरफुल हो गया किससे, फंडामेंटल राइट से। 25th अमेंडमेंट में पार्लियामेंट ने क्या किया, एक आर्टिकल ऐड कर दिया 31C। हमने देख रखा था आर्टिकल 31A और 31B, हमने पिछले लेक्चर में बात की थी आर्टिकल 31A और 31B की। लेकिन 25th अमेंडमेंट के बाद पार्लियामेंट ने क्या किया, पार्लियामेंट ने एक 31C को ऐड कर दिया और क्या बोल दिया कि डीपीएसपी फंडामेंटल राइट से ऊपर है। ठीक है, अब दोनों क्वेश्चन का जवाब मिल गया। क्या क्या फंडामेंटल राइट्स अमेंडमेंट हो सकते हैं और क्या फंडामेंटल राइट्स सुप्रीम है। तो अब जो हम कंक्लूजन पे पहुंचे हैं, तो कंक्लूजन क्या हो गया, अब कंक्लूजन हमारा क्या हुआ, अब कंक्लूजन हुआ फंडामेंटल राइट्स को क्या कर सकते हैं, फंडामेंटल राइट्स अमेंड हो सकता है, कैन बी अमेंड। ठीक है, ये पहला पॉइंट हो गया, पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, दूसरा क्वेश्चन क्या था कि क्या सुप्रीम है फंडामेंटल राइट्स, तो नो। 31C के अकॉर्डिंग क्या है, डीपीएसपी अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 31C डीपी इम्प्लीमेंट 31C टू इम्प्लीमेंट डीपीएसपी ओवर फंडामेंटल राइट्स। मीन्स डीपीएसपी को फंडामेंटल राइट से ऊपर इम्प्लीमेंट कर दिए, इम्प्लीमेंट डीपीएसपी ओवर फंडामेंटल राइट। ठीक है, ये दो क्वेश्चन का आंसर हमें मिल गया। ये बात हो रही थी 1967 की। अब हम लोग जो बात करेंगे, हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, कीप स्टडिंग। जय हिंद, जय भारत।